धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मिली मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण। 141 पीएम श्री स्कूलों को दी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा विधायकों के साथ की बैठक। विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में 100% बढ़ाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर शुरू हुई सियासत। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, कई बार उत्तराखंड आने के बाद भी प्रदेश को नहीं मिला कोई लाभ। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 6 अहम बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सचिवालय में हुई कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। सचिवालय प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले में हाईकोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को मान्य किया गया। उन्हें आपको बता दें कि सिलेक्ट करने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग के तहत औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। आज की कैबिनेट एक रिलेटिवली छोटी कैबिनेट थी, केवल 6 मत थे। उसमें पहला मत सचिवालय प्रशासन का था, जिसमें निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। वो हाई कोर्ट में चले गए थे और फिर एक समिति बनाई गई जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई। समिति ने कहा कि 75% सिलेबस उनका मिलता जुलता है, इसलिए उनको एलिजिबल किया जाए। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। औली आप सभी जानते ही हैं कि स्कीइंग का एक उत्तराखंड का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है। इसको एक वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया गया है और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के गठन होने से उत्तराखंड लोक क्रांति दल का दामन छोड़ कई कार्यकर्ता शिव प्रसाद सेमवाल के साथ जुड़ गए हैं। इस पार्टी का उद्देश्य प्रदेश की मुसीबतों से प्रदेश की जनता को निजात पहुंचाना है और उसी राह पर यह पार्टी आगामी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेगी। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि प्रथम चरण में नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालय में छात्र संघ के इलेक्शन में भी मुख्य रूप से हमारी पार्टी की भूमिका रहने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जल्द हमारी पार्टी शुरू कर देगी और उत्तराखंड की 5 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है और हमारा ये साफ साफ मानना है कि राज्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा सही हो सकती है। जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने प्रदेश से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र से और देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो बेसिक कोर इशूज हैं वो हमारी प्राथमिकता में है। प्रदेश के तमाम उदाहरणों को लेकर के हमने ये बात देखी है कि गठबंधनों का कोई भी इतिहास जो है सुखद नहीं रहा है। इसलिए हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे एक सीट भी आए या कभी बहुमत के लिए एक सीट की भी कमी पड़े, हम लोग किसी भी हालत में ना तो दिल्ली में गठबंधन करेंगे ना प्रदेश में गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में पिथौरागढ़ आ सकते हैं। भ्रमण के दौरान पीएम मोदी प्रसिद्ध नारायण आश्रम और आदि कैलाश के दर्शन भी कर सकते हैं। उनके उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड के दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन उनके आने का लाभ उत्तराखंड को नहीं मिल पाया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी का दौरा इसलिए कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार उत्तराखंड आ चुके हैं, लेकिन उनके आने से उत्तराखंड को कोई सौगात नहीं मिली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आए, उन्होंने मन की बहुत सारी बातें की, लेकिन उस दौरान उत्तराखंड में घटित हुए अंकिता मर्डर केस पर वह एक शब्द भी नहीं बोले। पीएम मोदी के आने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे लिए कोई महत्व नहीं है इस चीज का।
क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी कई बार उत्तराखंड आए, लेकिन उत्तराखंड को क्या लाभ हुआ मेरी समझ में आज तक नहीं आया। केदारनाथ आए, बद्रीनाथ आए, मन की बहुत सारी बातें करी, लेकिन हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता के विषय में जब उस समय एकदम गंभीर और ताजा घटना थी, एक शब्द वो नहीं बोले। भर्ती घोटाले इस प्रदेश में हो रहे थे, बीजेपी के हाकम सिंह और जिला अध्यक्ष मंगलौर पकड़े जा रहे थे, उस पर एक शब्द नहीं बोले। और न ही उत्तराखंड के लिए कोई ऐसी विशेष उपलब्धि रही उनके आने से। तो ये उनका निजी दौरे के रूप में मैं इसको देखता हूं, और जिसका कोई लाभ उत्तराखंड राज्य को तो होने वाला नहीं है। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में डेंगू की रोकथाम के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने डेंगू की रोकथाम की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस समय जनपद में कुल 191 डेंगू के पॉजिटिव केस है। 23 मरीज अस्पताल में भर्ती है। जनपद में कुल 13 ब्लड बैंक है। नगर निगम हरिद्वार, रुड़की, पंचायती राज विभाग और अधिशासी अधिकारियों ने बताया कि सभी जगह छिड़काव किया जा रहा है। बुखार होने पर डेंगू का टेस्ट कराया जा रहा है। होर्डिंग और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। सभी यहाँ पर अधिकारी थे। मैंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बहुत जरूरी है और जन जागृति बहुत जरूरी है। जब तक लोगों के बीच ये बात न जाए कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है और ये कैसे क्यों पैदा हो जाता है, तो ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये दोनों मिलकर के उसके समाधान की दिशा में गई। कि आज इस बैठक में ये भी तय हुआ है कि वो जो भी अधिकारी उस क्षेत्र के हैं वो संबंधित, चाहे वहाँ का पार्षद है, चाहे प्रधान है, क्षेत्र समिति का सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख है और जिला पंचायत अध्यक्ष उसको लीड करेंगे। तो ये भी जन चेतना की दिशा में ये अभियान हमारा तेजी से शुरू। नेता स्टालिन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सितारगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उनका पुतला भी फूका। आक्रोशित भाजपा सदस्यों ने दोबारा सनातन धर्म पर ऐसी कोई टिप्पणी करने पर जवाब देने की चेतावनी दी। साथ ही नफरत फैलाने वाला बयान देने पर मंत्री स्टालिन से इस्तीफे की मांग भी की। उदयनिधि ने जो सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ आज भाजपा युवा मोर्चा सितारगंज के द्वारा उदयनिधि का पुतला दहन किया गया। सर्वप्रथम हमने शव यात्रा निकाली उसकी, उसके बाद पुतला दहन किया गया। यदि सनातन से यह माफी नहीं मांगेगा, तमिलनाडु में घुसकर उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। सनातन पर जो इसने ये अभद्र टिप्पणी करी है, हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लक्सर में कार सवार परिवार से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आम मोहम्मद का परिवार कार से चंडीगढ़ से लक्सर होते हुए बिजनौर जा रहा था। तभी दो स्कूटी सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की और उनसे सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ अड्डे के ऊपर रुका। रुकने के बाद में मैंने वहाँ से नारियल पानी लिया। आने के बाद दो लड़के आए, एक पैदल था, एक बाइक से आगे गाड़ी रुकाई। रुकाने के बाद मारपीट करी और सोने की एक चेन ले गए गले में से और गाड़ी की चाबी ले गए। फिर गांव वाले आए, गांव वाले ने आगे भी हमारे साथ मारपीट करी। छोटे बच्चे साथ है, वाइफ साथ है मेरी। पुलिस को सूचना दी है, पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले अपना काम कर रहा है, अपने तरीके से जो काम होता है उनका, वे सारे अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही अब उत्तराखंड के मदरसे अन्य स्कूलों की तरह मॉडर्न होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड के मदरसों में
NCERT का सिलेबस लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अब मदरसों में संस्कृत समेत दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए टीचर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों का रुझान संस्कृत की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआत में 4 मदरसों को चुना गया था। इसके बाद सभी मदरसों में ये बदलाव देखने को मिलेगा। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बोर्ड को मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का, और अब समाज भी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ये कह सकता हूँ, ये मॉडर्न मदरसे जो मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत पॉजिटिव नोट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और लोग मुस्लिम बच्चे अब चाहते हैं कि अब उनको भी बेहतर शिक्षा मिले। NCERT का सिलेबस हम अपने मदरसों में लागू करने जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा और लोग मिलकर एजुकेशन की तरफ कदम ताल करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून के विद्यालय शिक्षा निदेशालय नानूर खेड़ा में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रदेश के 142 PM श्री स्कूलों और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में पहले से 11 जिलों में आवासीय छात्रावास चल रहे हैं। सीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रदेश से इस साल चयनित कुल 77 कैडेट्स को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। PM श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की योजना है, और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे, और वो मानक भी भारत सरकार के तय है उसमें, और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने कि PM श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में। लगभग 150 करोड़ रुपए हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपए मिल गई है, और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड कई मामलों में देश की अग्रणी राज्यों में है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका आज हमने लोकार्पण किया। प्रदेश में 22,000 से कुछ अधिक स्कूल है, उसमें लगभग 23.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1,22,000 शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी गुणवत्ता, उनकी उपस्थिति, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, एक होलिस्टिक तथ्य आधारित डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस मॉडल आज उत्तराखंड देश के सामने रखा है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। चंपावत जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने PWD लोहाघाट की पोल खोलकर रख दी है। PWD की नालियां बंद होने से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। इससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चामी के ग्राम प्रधान प्रकाश महर व चौमेल क्षेत्र के लोगों ने PWD की कार्यप्रणाली के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बताया कि मुख्य सड़क की नालियां लंबे समय से बंद पड़ी है। बारिश का पानी सड़कों से बहता हुआ सड़क के नीचे बने मकानों में घुस गया है। ग्रामीणों ने भी तत्काल इस समस्या का निराकरण करने की मांग की है। अगर सड़क है, इसमें आप देख रहे हैं कि रोड पे पानी बह रहा है, जिससे कि कलमेट और नालियां बंद हैं, जिससे कि लोक निर्माण विभाग की इसमें घोर लापरवाही देखने को मिलती है। अगर समय रहते विभाग नालियां और कलमेट खोल देता तो आज ये दिक्कत नहीं होती है। यातायात में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और जिससे जो रोड में पानी बह रहा है वो नीचे
सड़क के नीचे पानी बह रहा है, जिससे कि जो बने मकान उनको खतरा बना हुआ है। और इसमें हमारी ये मांग है कि जल्दी जल्दी से नाले और बंद नाले कलमट को खोला जाए, जो कि यातायात में समस्या हो रही है वो दूर हो। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली इलाके में आज हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्यारों ने 20 साल के करण उर्फ कन्नो नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला आपसी रंजिश के चलते बताया जा रहा है। 6 बजे के करीब सूचना आई थी कि हाथी पुल पर जो है एक युवक की जो है गोली मार के हत्या हो गई। तत्काल पुलिस टीम भी पहुंची थी, सीनियर अधिकारीगण भी पहुंचे वहां पर। तो पता चला कि करण नाम का जो युवक था वहां पर सोया हुआ था, एक ढाबा टाइप का था, वहां पर सोया हुआ था। और वहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने जाकर, जिसमें 3 लोग बताए गए थे, उसमें एक लोग ने जाकर वहां पर गोली से उसकी सर पे तमंचे से फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से जब जानकारी की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध लोग के नाम पता चले और इसके आधार पर पुलिस टीम ने एक व्यक्ति जो हर्षित नाम है जिसका, उसको गिरफ्तार किया, जिसके पास घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हो गया है। इसके अन्य 2 साथी के बारे में भी पता चला था, जिसे भी पुलिस ने अभी को टीमों को भेजा गया उनको अरेस्ट करने के लिए। क्या कारण रहे थे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अचानक मौसम में बदलाव से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में अस्पताल में सर्दी, बुखार और वायरल फीवर के मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। इस दौरान डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि सितारगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली सर्दी खांसी और वायरल फीवर के मरीज जो है लगातार सामने आ रहे हैं, जिन्हें अभी दवाई दे दी गई है। वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा हैं। डेंगू का अभी हमारे पास कोई एक्टिव केस नहीं है और डेंगू के लिए हमारी स्थिति जो अभी कंट्रोल नहीं चल रही है। वायरल फीवर, थोड़ा जॉन्डिस के पेशेंट है हमारे पास और आज क्योंकि सोमवार है तो आज चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडवारी ने कहा है कि जोशीमठ आपदा को कई महीने बीत गए हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। 400 से ज्यादा परिवारों को आपदा प्रभावितों के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी तक केवल 80 परिवारों को मुआवजा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पगनो गांव पूरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन सरकार उसकी भी सुध नहीं ले रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे प्रकरण पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। जितने लोगों को चिन्हित किया गया है उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है और सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति गंभीर है। पगनो गांव के विस्थापन को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार इस संबंध में जल्द कोई निर्णय लेगी। के अंदर पिछले 4 महीने से भारी आपदा आई हुई है। सरकार वादे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, सपने भी बहुत दिखाती है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल 80-82 परिवारों को मुआवजा दिया गया है और 400 से ऊपर परिवार जो है नामांकित है, रेखांकित है, आइडेंटिफाई है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया और ये बहाना लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार जाने। क्या समाचार है, एक एक व्यक्ति को जो प्रभावित श्रेणी में आते थे उनको सरकार द्वारा सुविधा दी गई है। लैंड से संबंधित विषय को भी अब सुविधा दिया गया है बहुत जल्दी, और ये पहली बार है आपदा में अभी तक के मानकों के अनुसार सर्वाधिक धनराशि अगर कहीं दी गई है तो जोशीमठ। सनातन धर्म के विरुद्ध कई राजनेताओं ने विवादित बयान दिए हैं। इसके बाद पूरे देश में इन नेताओं के प्रति सनातन धर्म से जुड़े लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि धर्मानगर हरिद्वार में जूनवा अखाड़े के संतों ने सनातन धर्म के विरुद्ध दिए गए इन बयानों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही कहा कि ऐसे लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस तरह के गलत बयान देते हैं, इन लोगों को पागल खाने भेजना चाहिए। जूनवा अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज का कहना है कि अगर यह लोग सनातन धर्म के विरुद्ध बयानबाजी नहीं करेंगे तो इनका विनाश कैसे होगा। ऐसे बयान देकर यह अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जल्द ही इन लोगों का विनाश होगा, क्योंकि सनातन धर्म जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। बना रहे हैं वो राजनीति के, उनकी राजनीति बिल्कुल क्षीण हो चुकी है।
अब उनको अपना भविष्य बनाने के लिए उनको कुछ नज़र नहीं आता, अगर उठा के छींटा किसी मार देते। अब पर्वत पर कोई पानी का छींटा मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सनातन धर्म तो वो महान हिमालय पर्वत है, और जो चींटी सड़क पर रेंगने वाली चींटी तो कुछ बोलते हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अंत में उन्हें आना हमारी ही शरण में। तो पहले वो भूमिका बना रहे हैं, बाद में क्षमा मांगेंगे, फिर हमारी शरण में आएंगे। सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बात करेंगे तो इनका विनाश कैसे होगा। इसलिए ये सनातन धर्म की निंदा करने का लक्ष्य है कि अपना विनाश के लिए ये अग्रसर हो रहे हैं। जो उत्तरकाशी के सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के रैथल गांव में सैलकू मेला धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने प्रतिभाग लिया और समेश्वर देवता की देवडोली सहित ग्रामीणों के साथ रासो नृत्य का भी आनंद लिया। दरअसल फसलें पकने के समय दूर जंगलों में पशुपालन करने वाले पशुपालक इस समय गांव लौटते हैं और उन्हीं के स्वागत में हर गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कांडों में पशुपालक रहते हैं, भेड़ पालक रहते हैं, और अब फसल पकने का टाइम आ गया। लोग डांडों से उतरना शुरू हो गए अपनी छानियों से। वहाँ पे तमाम जो डांडों में अपने आप नेचुरल फूल होते हैं प्रकृति के, अपने देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए। और ये सैलकू जो मेला है, ये मिलन का मेला होता है। तमाम बाहर से लोग, जो हमारी ध्यानियाँ होती हैं, वो सब इस मेले में आती हैं, अपने देवता की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं खुशहाली के लिए कि हम जो है डांडों से खुशहाल होकर आ गए हैं, और हम हमारी जो फसल का जो अच्छी फसल हो उसके लिए ये मेले शुरू होते हैं। मेला मिलन का रूप है, भाईचारे का रूप है। चंपावत जनपद में लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडेय ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से अलर्ट रहने के निर्देश उनको दिए हैं। साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण एजेंसियों को भी सड़क मार्ग बंद होने पर उसे तत्काल चालू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना होने पर रिस्पांस टाइम कम रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी आदि को भी निर्देशित किया है वह अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर अलर्ट रहे। किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल आपदा कंट्रोल रूम को सूचित किया जाए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।